Welcome back to our channel, guys. So today we are going to do IGNU assignment for the subject code BPCG 173, Psychology for Health and Well-being. This assignment is of 100 marks. It consists of 3 assignments, and we have 2 questions in first assignment, 3 questions in second assignment, and 5 questions in third assignment. Now we will move to the first question. The first question of this assignment is, describe the relaxation techniques and yoga as techniques of stress management. What are relaxation techniques? ऐसी टेक्निक्स जो हमारी बॉडी को काम करने में मदद करती हैं उन्हें हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे कि स्लोअर ब्रीदिंग, लोअर ब्लड प्रेशर, रिड्यूस्ड हार्ट रेट. द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज़ द ऑपोजिट ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. स्ट्रेस में जो जिस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उससे अपोजिट रिएक्शन होता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स का. रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प करती हैं चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स विद पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड हेडेक्स, बट मच ऑफ द सपोर्टिंग रिसर्च वॉज रेटेड एज लो क्वालिटी, सो वी डोंट हैव अ कम्प्लीटली क्लियर पिक्चर येट ऑफ द पॉसिबल बेनिफिट्स. जो हमारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो हमें काफ़ी तरीके से हेल्प करती हैं, हमें काम रखने में हेल्प करती हैं. प्लस इसमें बोल रखा है कि इट मे हेल्प चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स विद पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक्स. तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारी चिल्ड्रन और बड़ों को भी हेल्प करती हैं. अब योगा एज अ टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. योगा कैसे यूज़ होता है स्ट्रेस को मैनेज करने में? एज वी ऑल नो, योगा हैज़ अ वे टू काम द माइंड. योगा हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा माइंड जो है काम हो सके विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड ब्रेथ. मूवमेंट और ब्रेथ के साथ हमारे माइंड जब काम होता है देन योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन स्ट्रेस. योगा जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट लाता है हमारे नर्वस सिस्टम में. इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट आवर बॉडी नीड्स, रिजल्टिंग इन द लेवलिंग आउट ऑफ आवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर. वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ योगा इज़ टू कनेक्ट द बॉडी एंड माइंड. बॉडी एंड माइंड को कनेक्ट करता है. स्ट्रेस कैन इफेक्ट बोथ. योगा हेल्प्स स्ट्रेस कैन इफेक्ट बोथ एंड योगा हेल्प्स टू बैलेंस एंड कनेक्ट द बॉडी एंड माइंड. योगा कैसे हेल्प करता है हमें बॉडी, माइंड और सोल को काम करने में, इनको एक कंप्लीट बैलेंस बनाने में योगा हमारी हेल्प करता है. योगा हेल्प्स टू टीच अस द आर्ट ऑफ लेटिंग गो विच रिलैक्सेस द बॉडी. दिस स्पेशली ट्रू व्हेन कनेक्टिंग विद द ब्रेथ एज इट नॉर्मलाइजेज योर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर. हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में भी ये हेल्प करता है. सो बेसिकली एक लाइक प्रॉपर व्हाट इज़ द एप्ट समरी फॉर इट, डेवलप्स अ कनेक्शन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल. A regular yoga practice will teach you how to feel each moment of each pose and to listen to your body. It will also encourage you to be in the present moment, which will result in a more mindful way of being in your life. This alone is a great way to manage bored or stress. So yoga helps us कि हम प्रेजेंट में रहें, और प्रेजेंट में रहना ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है. अगर हम लोग और ब्रॉडर व्यू में देखते हैं तो रिलीजेस इमोशनल एनर्जी. नेगेटिव वेज, जो हमारे नेगेटिव वेज होते हैं, जो हमारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उनको दूर करने में वो काफ़ी मदद करता है. जो आसपास के नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उनको दूर करने में मदद करता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे आसपास क्रिएट करता है. रेस्टोरेटिव योगा जो होता है वो हमें एक डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में पहुंचाता है, बट डूइंग अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोजेज. इसे हम जब योगा पोजेज को हमें एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना पड़ता है. इट रीसेट्स योर नर्वस सिस्टम के लिए हेल्प करता है, और किसी मेंटल हेल्थ इशू से रिकवर करने के लिए रेस्टोरेटिव योगा इज़ बेस्ट. देन वी हैव यिन योगा. यिन योगा इज़ अ क्वाइट मेडिटेटिव स्टाइल ऑफ योगा. मेडिटेटिव स्टाइल ऑफ योगा मतलब शांत. इट इज़ वेरी स्लो, रिलैक्सिंग फॉर द रिलीव्स टेंशन. इट टीचेज यू टू स्लो डाउन और टू बी स्टिल. इट हेल्प्स टू पॉजिटिव स्ट्रेस टू द जॉइंट विच हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी में ये मदद करता है, और जॉइंट्स में जो हमारा स्ट्रेस होता है उसमें ये मदद करता है. यिन योगा करने के लिए वी डोंट नीड एनी प्रॉप्स. देन वी हैव विन्यास योगा. विन्यास योगा यूजेस द सेम आसन्स एज हाथ योगा. So it basically consists of a quick movement of our body. The smooth transition between poses.
कार्डियो वर्कआउट होता है जिसमें हमारा क्विक चेंज होता है पोजेज में। क्या इट इज़ गुड ऑप्शन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोकस एंड कम्प्लीटली क्लियर्स योर माइंड फ्रॉम एनीथिंग अदर दैन वॉट यू आर डूइंग। सो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, जो जो काम आप कर रहे हो उसी पे आपको पूरा फोकस रखता है और इससे हमारा स्ट्रेस मैनेज हो जाता है और जो हम चीज़ें हैं पास्ट की या जो भी हमारी स्ट्रेस है उसे हम भूल जाते हैं। नाउ सेकेंड वी हैव एक्सप्लेन psychosomatic illness with the focus on somatic symptom and related disorder as given in DSM-5. Somatic symptom disorder is characterized as recurring and multiple physical complaints that begin before the age of 80. हमारी फिजिकल कंप्लेंट्स जो एज 30 की एज नॉट 80 इट्स सॉरी एज ऑफ 30 हमारी कुछ ऐसे रीअकरिंग या फिर फिजिकल कंप्लेंट्स फिजिकल कंडीशंस हमारे लाइक बॉडी में कुछ चेंजेस जो एज 30 के पहले ही दिखने लगते हैं उसे हम बोलते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो होता है उसका कोई कॉज नहीं होता है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती है, इट्स जस्ट दैट कि आपको वो फिज़िकल सिम्टम फील हो रहा है। फॉर एग्जांपल हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, चेस्ट पेन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया और लिम्ब पेन हो रहा है कि यू आर फीलिंग दैट सिम्टम, बट उसका अगर जब आप डॉक्टर के पास दिखाते हैं तो उसका कोई मेडिकल रीज़न या कोई कॉज नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है। Then we have the somatic symptom related disorder include somatic symptom disorder, illness, anxiety disorder, conversion disorder, and psychological factors affecting other medical conditions. We have the other order. We have illness anxiety order. Illness anxiety order in this what happens कि आप बीमार नहीं होते हैं बट आप उस बीमारी से डरते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आपकी फैमिली में अगर किसी को लाइक डायबिटीज़ है या फिर लाइक मे बी थायराइड है तो वो चीज़ आप में जेनेटिकली पास ऑन ना हो जाए उस चीज़ को लेके आप काफ़ी एनजाइटी फील करते हैं। सो दैट disorder is known as illness anxiety disorder, but you don't have any but you don't have it, okay, and it is also possible that you can have it in future, but right now when you are feeling that anxiety disorder you don't have it. Then we have conversion disorder where our disorders conduct जिसमें हमारा जो एनजाइटी डिसऑर्डर होता है जो हमें नहीं हो रहा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है उसी बीमारी में। ओके, सो दैट इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर। अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग सिवियरिटी होती है डिफरेंट पीपल में। The main thing is like we have here is the symptoms must be clinically significant, meaning that they require medical intervention and impair areas of functioning क्योंकि कोई कॉज नहीं पता होता है स्टोमैटिक डिसऑर्डर्स का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और मेडिकल इंटरवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। Somatic symptom disorder in daily life. Somatic symptoms and one's abnormal thoughts and feelings about them can have a significant impact on daily functioning. Coping mechanism can play a role in the onset and severity of somatic symptom disorder. Creating physical complaints may be a way of avoiding certain situations and withdrawing. An association has been made between somatic symptoms and the level of social support. Alternatively, it may be a way of getting attention. A common feature of individuals with SSD is a negative perception of the body and health. नेगेटिवली बहुत सोचते हैं अपनी बॉडी को लेके कि लाइक हमेशा नेगेटिव सोचना है जिससे कि उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। दे फील वेरी थ्रेटेंड बाय ओवर एग्जैजरेट नेगेटिव सिस्टम्स, और क्योंकि उनके माइंड में इतनी नेगेटिविटीज़ भरी है दे फील वेरी थ्रेटेंड, दे आर वेरी टेरिफाइड, और वो ओवर एग्जैजरेट ओवर थिंकिंग ओवर लाइक एनालिसिस पैरालिसिस कर लेते हैं। उसकी वजह से ओवर एनालिसिस करने की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम डिसऑर्डर होने लगता है। दे वर एक्सेसिवली ओवर फियर्स ऑफ एक्वायरिंग एन इलनेस, इन सम केसेस दे आर मैनिफेस्टिंग डिस्ट्रेस इन अदर एरियाज ऑफ देयर लाइफ। एन एब्यूज चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल में ओवर एग्जैजरेट एब्डोमिनल पेन टू गेन द अटेंशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। A person with low job performance due to dyslexia may develop a somatic disorder to avoid work and situation in which he feels he cannot cope. थेरेपी कैसे होती है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर थेरेपी की? लाइक व्हाट वी डू इज़ जब भी ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं तो दे मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं,
जो भी हमारा पेशेंट होता है वो सबसे पहले मेडिकल असिस्टेंस लेता है फ्रॉम अ फैमिली फिजिशियन इन द बिलीफ, ये बिलीव करने की ये शायद फिजिकल एलिमेंट से सही हो जाएगा और मेडिकल ट्रीटमेंट करने से हमारे जो लाइक सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। दीज इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा टाइम और मनी ये इन्वेस्ट करते हैं, बट ट्रीटमेंट जो है मेडिकल असेसमेंट नहीं चाहती है, नहीं मांगती ट्रीटमेंट। दे नीड वॉट इज़ अ प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट जो आपकी साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी एंड लाइक आपके माइंड को चेंज कर सके। मल्टी कंपोनेंट थेरेपी कैन बेस्ट ट्रीट एसएसडी given the diverse factor that may contribute to its development. A treatment course may include education of somatization, education, awareness, behavioral therapy to focus on behavioral change. Behavioral change की हमारी behavioral therapy होनी चाहिए, psychotherapy to deal with related family and social issues, and hypnosis for the development of coping skills. ओके, थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। जो हम स्ट्रेस लेते हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लाइक टेंशन लेते हैं, उस चीज़ का हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो फर्स्टली स्ट्रेस इज़ योर बॉडीज वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल थ्रेट और डिमांड। कोई भी जब प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन, तो स्ट्रेस सिचुएशन में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसको हम इफेक्ट ऑन स्ट्रेस बोलते हैं। नाउ सेकंड वी हैव the body during this reaction, the body releases hormones such as adrenaline and cortisol into the bloodstream. These chemicals can increase your concentration, strength and ability. You can appear, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, या फिर जब ये इन हॉर्मोन्स की वजह से हमें फास्टर हार्ट बीट, क्विकनिंग ब्रेथ एंड टाइट मसल्स, दिस रिस्पॉन्स इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी इन एन emergency by preparing you to react quickly in unsafe condition. It can even save your life. स्ट्रेस होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लिवर इंक्रीजेज योर ब्लड शुगर टू प्रोड्यूस अ बूस्ट ऑफ एनर्जी। इफ़ दिस हैपन्स रेगुलरली, योर बॉडी में हैव ट्रबल ब्रेकिंग डाउन द एक्सेस ग्लूकोज लीडिंग टू अ हायर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है ड्यू टू द रश ऑफ स्ट्रेस हॉर्मोन्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में स्ट्रेस की वजह से हमारी हार्ट बीट फास्टर होने लगती है एंड इट कैन पम्प मोर ब्लड टू मेजर ऑर्गन्स एंड मसल्स, पॉसिबली रेजिंग योर ब्लड प्रेशर. देयर आर चांसेस ऑफ द हार्ट स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स एज वेल. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो सकती है अगर हमें प्रॉब्लम है, लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो स्ट्रेस हमें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है हमें ब्रीथ करने में. इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो सकता है. द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम which aids in healing wounds and injuries. Over time, though, chronic stress can weaken your immune system, making you more vulnerable to infections. उससे जब हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो हमें कॉमन कोल्ड, फ्लू और इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल दोनों को इफ़ेक्ट करती है. फीमेल में हमारा पीरियड्स बिकम इरेगुलर एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कैन बिकम मोर सीवियर. मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, व्हेन द बॉडी स्ट्रेस द मसल्स टेंड टू बिकम टेंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम injury. They typically release once you unwind them. If you are constantly feeling overwhelmed, the muscles may not get chance to relax. Tight muscles can cause headaches, which might make it difficult to concentrate, sleep, or enjoy social activity. Fourth, we have explain acute and chronic pain. Acute pain usually comes on suddenly and it is caused by something specific. It is sharp in quality. Acute pain usually doesn't last longer than 6 months. It goes away when there is no longer an underlying cause for the pain. जो हमारा एक्यूट पेन होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होता है और वो अचानक से ही उठने लगता है एंड इट इज़ वेरी शार्प. कॉजेज़ ऑफ एक्यूट पेन इंक्लूड, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, सर्जरी हो सकती है, ब्रोकन बोन्स हो सकती है, डेंटल वर्क, बर्न्स और कट्स, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ. आफ्टर एक्यूट पेन गोज अवे यू कैन गो विद लाइफ एज यूजुअल. क्रॉनिक पेन इज़ द पेन दैट इज़ ऑन गोइंग एंड यूजुअली लास्ट लॉन्गर देन 6 मंथ. 6 मंथ से ज़्यादा होता है और कंटिन्यूस ऑन गोइंग होता है, लाइक ये नहीं कि सडनली एकदम से आ जाता है. दिस टाइप ऑफ पेन कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर द इंजरी और इलनेस दैट caused, it has healed or gone away. इंजरी और इलनेस के बाद भी ये पेन कंटिन्यू रह सकता है. Pain signals remain active in the nervous system for weeks, months or years. Some people suffer chronic pain even when there is no past injury or apparent
body damage. Chronic pain is linked to the conditions that include headache, arthritis, cancer, nerve pain, back pain, tense muscles, limited ability to move around, a lack of energy. If you are chronic pain, the stress affects the body. हाँ, ये सारे हमारे सिम्टम्स होते हैं. हेडेक हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कैंसर, नर्व पेन, बैक पेन हो गया, फाइब्रोमाइग्लेरिया हो गया. एंड देन वी हैव physical conditions like tense muscles हो गए, limited ability to move around, lack of energy, change in appetite, depression, anxiety, anger, fear of re-injury. Okay. Your healthcare provider will work with you to find safe and effective pain relief. So these were the acute and chronic pain. Now we have to write a short note on cognitive restructuring. Cognitive restructuring is a technique that involves restructuring or changing a person's belief and thinking patterns. जो हमारा कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग से ही समझ में आ रहा है कि कुछ चेंज करना है. क्या चेंज करना है? पर्सन के बिलीफ और थिंकिंग पैटर्न को हमें चेंज करना है. द एम ऑफ दिस इज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट दैट अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल्स हैव ऑन पर्सनस वेलबींग. तो पर्सन के लाइफस्टाइल पे, पर्सन की थिंकिंग की वजह से उसकी लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या चेंज होता है, उसे रिड्यूस करने के लिए हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की मदद लेते हैं. इट इन्वॉल्व स्लोली रिप्लेसिंग बिलीव विद वन इट्स मोर एक्यूरेट और हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग दैट एवरीवन विल डिसलाइक देम. If they show their true personality, a person might work towards a belief that some people will like them, but while other might not, and that this is okay. The goal of cognitive restructuring is not to make a person think positively, but rather to encourage thinking that is balanced and realistic. Balance और realistic thinking होनी चाहिए. ये नहीं कि हमेशा ही positive सोच रहे हैं और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमेशा ही negative सोच रहे हैं. It may help a person think different about a wide range of things. एक perspective change करना है. Like relationship problems, low self-esteem, depression, anxiety, insomnia, stress. तो ये सब चीज़ें, ये मेंटल हेल्थ हमारी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है अगर हम ओवर एनालिसिस कर लेते हैं तो. In comparison to care as usual, all three treatments improved outcomes. However, there were no significant differences in improvements between the three interventions. कौन से 3 इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं? ये कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, बिहेवियरल एक्टिवेशन एंड सीबीटी फॉर डिप्रेशन इन अडल्ट्स. People can do cognitive restructuring anywhere on their own or with the help of the therapist or app. This make it potentially appealing option who want to avoid or cannot access a therapist. ऐप जो है काफ़ी आजकल लाइक कंटेंट बहुत ज़्यादा है. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यू कैन एनीवेयर सर्च एंड यू कैन डू एनीवेयर कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग. Holistic model of health. So we have this model focuses on a person as a whole with the biophysiosocial issues being taken into account to assess health rather than just a physical illness or injury. Holistic model of health का मतलब होता है कि ओवरऑल हेल्थ को देखते हैं. फिजिकल हेल्थ के साथ साथ फिजियोलॉजिकल फीचर्स हो गए, सोशल फीचर्स हो गए, सोशल इश्यूज़ हो गए, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ये होलिस्टिक मॉडल बनाया गया है. Maslow defined a hierarchy of needs, although was criticized for it being too simple for the intellect of humans as a whole. Although when judging mental health, it becomes very useful. Therefore, Henderson brought about 14 activities of living, which included worship, recreation, and sense of accomplishment. Within 21st century, nursing a holistic model would only be complete with a multidisciplinary team being involved in a person's care and working together to achieve this, making sure that Emma's confidentiality is maintained and she gives permission for this help to take place. Within the case study, there are several issues that can be related to the holistic model with the recent relationship breakdown affecting the children. Lack of childcare and finances, depressed feelings, lack of support, network, and other children's behavior which could be the result of relationship breakdown with the father. The holistic model would imply that Emma needs support in various areas of her life so that she can lead a healthy life, as it does not match Henderson's 14 activities of living. Although with Maslow's theory, physiological and safety security needs are met, although they are basic but does not include mental health, which in 21st century is an important element of a person's total health.
तो इसमें बात करी गई है कि मेंटल हेल्थ एक हमारा बहुत बड़ा इशू है 21st सेंचुरी में, और उसे मेंटेन करना, उसे बैलेंस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमें एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर थ्योरीज़ के हिसाब से, प्रॉपर साइकेट्रिस्ट और रिलेटिव, नॉट रिलेटिव्स बट एक प्रॉपर ट्रस्टवर्दी इंसान की मदद लेके आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। देन वी हैव 7 मैनेजमेंट, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को मेजर कैसे करते हैं, मैनेज तो हमने कर लिया, मेजर कैसे करते हैं। स्ट्रेस मेजरमेंट टेक्निक्स आर डिवाइडेड टू 2 कैटेगरीज, साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स एंड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स। द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चनर्स कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेवल ऑफ स्ट्रेस, कि किस लेवल पे है स्ट्रेस, मतलब लाइक ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, या फिर लाइक इफ इट्स लो, लाइक हाउ मच लो, and getting accurate data from monitoring and comparing stress levels when combined with the self-assessment offers the most precise results. What is stress measured in? Physiological stress is measured by monitoring heart rate. जो physiological stress होता है वो heart rate को मेजर करते हुए पता चलता है वो कितना वेरिएबल है, कितनी ब्रेथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, ब्लड प्रेशर और डिफरेंट स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस स्केल्स, हाउ टू मेजर स्ट्रेस लेवल कैन बी डन इन वेरियस वेज। द फर्स्ट टेस्ट कैन बी कैरिड आउट इन द ब्लड टेस्ट दैट मेजर एलिवेटेड मार्केट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन and stress hormones. These blood tests would include the amount of cortisol, reactive protein, other immune or inflammatory markers, and erythrocyte sedimentation rate. ब्लड टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि कितना सीवियर है, कितना लाइक किस लेवल पे हमारा स्ट्रेस है। द डिसएडवांटेज ऑफ ब्लड टेस्ट इज दैट दे मे नॉट गिवन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ योर ओवरऑल स्ट्रेस। ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो एक्यूरेट पिक्चर नहीं दे पाएंगे, उन्हें द एग्जैक्ट मोमेंट दैट टेस्ट वर टेकन, सिर्फ उसी मोमेंट का वो रिपोर्ट बता पाएंगे जिस मोमेंट पे टेस्ट लिया गया है। सम रेज्ड इन्फॉर्मेशन रिजल्ट्स में ड्यू टू द टेम्पररी एंड नॉर्मल रिस्पॉन्सेज ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। The other test that is proven to be a good measurement of overall stress is heart rate variability. Heart rate variability से भी पता चलता है कि stress कितना है। This reflects the sympathetic nervous system known as fight or flight response. This is activated when you are under physiological, not physiological, psychological or physical stress. Heart muscles and blood pressure all respond as digestion and immunity functions are lessened. Levels of low variability means more stress. जब वेरिएबिलिटी लो होती है तो मतलब होता है मोर स्ट्रेस। दैट इक्वेट्स टू हार्ट बीट्स बीइंग मोर सिमिलर। लेवल्स ऑफ हाई वेरिएबिलिटी इंडिकेट लेस स्ट्रेस। जब हाई वेरिएबिलिटी होती है तो मतलब होता है लेस स्ट्रेस। द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ योर हार्ट बीट इज ग्रेटर। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इज मेजर विद द हार्ट रेट मॉनिटर एंड कैन कैलकुलेट स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन स्ट्रेस एंड इट कैन बी डन डेली। प्रोएक्टिव एंड अवॉइडेंट। Proactive coping comes in two forms in terms of how it's been measured. In one case, it's been labeled proactive coping with items like I try to pinpoint what I need to succeed, the resource accumulation part of coping. In other case, it's been labeled preventive coping with items such as I plan for future eventualities. The American Psychological Association defines avoidance coping as any kind of strategy that helps someone manage stressful circumstances. जब आप एक स्ट्रेस के सर्कमस्टांस में होते हो या फिर स्ट्रेस सिचुएशन में होते हो तो उस चीज़ को अवॉइड करना और अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करने को हम बोलते हैं अवॉइडेंट कोपिंग. हाउ आर यू कोपिंग विद दैट? बाय अवॉइडिंग द सिचुएशन और not addressing the problem directly. In simple terms, avoidant coping is when someone has to face an uncomfortable situation, they turn and run instead of facing stress in a more proactive or peaceful way. Well, avoidance coping is the flight part. Avoidance coping includes escaping from it, wishful thinking, isolating, restraining emotions, or self-medicating with drugs or alcohols. These are considered maladaptive strategies. Okay, so there are like either you can fight or flight is either you can fight is to face and flight is to run away. Now we have acquired immunodeficiency syndrome. AIDS is a collection of symptoms known as acquired immunodeficiency syndrome. It is caused by the infection with a human immunodeficiency virus, HIV, which leads to a loss of immune cells and leaves individuals susceptible to other infections and development of certain types of cancers.
तो जो एड्स होता है हमारा सिम्टम्स होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय द इन्फेक्शन। किस वजह से होता है ये? HIV वायरस की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सेल्स बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं और हम लोग कैंसर के भी शिकार हो सकते हैं। देयर इज़ नो क्योर ऑफ एड्स। एड्स का कोई क्योर नहीं है। दो ड्रग्स कैन स्लो डाउन एंड स्टेबलाइज द डिजीज़ प्रोग्रेस। स्लो हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, बट कोई भी अब आज तक क्योर नहीं है। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट बिगैन टू बी नोटिस एज अ प्रॉब्लम इन US इन 80s में ये US में प्रॉब्लम घोषित करा गया था। It is virus is called by HIV, which is isolated and purified in mid 80s, and by the late 80s a test had been developed to see if people actually had this virus in their system. So late 80s में HIV के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया. The HIV virus interacts with certain kind of white blood cell called a T cell, and it binds to certain molecule on the surface of these T cells, and that how it gains entry into the cells. So you can think of HIV as a blood-borne pathogen or kind of virus. Now what happens when HIV virus get into the cell? HIV is retrovirus, so that means that it has an RNA genome that converted to DNA, and the DNA integrates into the cell, and then it begins to make RNA copies of itself, which then are turned into protein in the cytoplasm, and other RNAs are packaged into the other viruses and leave those T cells and look for other T cells, and in process of expanding the HIV virus in T cells, the T cells become dysfunctional as more and more pick up the virus थ्रू देयर रिसेप्टर्स. तो ये इसमें पूरे पैराग्राफ में क्या था कि वो कैसे हमारी बॉडी सेल में एंटर करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्लो डाउन करते हैं. Patient begins to lose function, and that's why they are acquiring immunodeficiency syndrome. And at the present time, there really is no way to take someone who has HIV virus and get rid of it in their system. कोई भी अभी तक क्योर नहीं है HIV के लिए. But there are drugs हैं जो हमें लाइक स्टेबल कर सकते हैं और क्या कहते हैं रिड्यूस कर सकते हैं. It was in 1990s that a graduate student in Boston had an experimenting with these three drugs separately, showing which part of the lifestyle they inhibit, or the life cycle rather of HIV virus they inhibited, and then had the bright idea, if one works pretty well and two works pretty well and three works pretty well by themselves, maybe all three together would work very well. And that was done in clinical trials, and that is the current state of the art therapy for AIDS. It is called triple drug therapy, and this really slows down the spread of HIV virus and allows patients who take these drugs to have a relatively normal life. Now there are few side effects with the liver and things, but I think these drugs will do until we come up with a better way to get rid of HIV virus. Last question we have: broadly gainful employment. What is broadly gainful employment? It refers to an employment situation where the employment receives steady work, payment from the employer, and that allows for the self-sufficiency. सो ये एम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन को रेफ़र करती है जहाँ पे एम्प्लॉय जो होता है एक स्टेडी वर्क रिसीव करता है और उसे पेमेंट मिलती है बाय द एम्प्लॉयर. इन साइकोलॉजी, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ पॉजिटिव साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लोर्स द बेनिफिट्स ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये बहुत अच्छा तरीका है वर्क और एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए. Second, only to personal relationship, work is the most important determinant of quality of life. Over 7855 articles were published on job satisfaction between the years 1976 and 2000. Gainful employment is characterized in the following 9 components. Variety in duties performed. वैरायटी होनी चाहिए. कोई भी आप काम करते हो उसमें वैरायटी होनी चाहिए. एक ही काम को आप रोज़ रोज़ करोगे तो बोर हो जाते हो और इससे क्या होता है हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होने लगती है. सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं सेफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे सेफ़ रखना चाहिए जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस सिर्फ और सिर्फ वर्क पे रहे. Income for family and oneself. Income is very good motivation and it is very necessary to support oneself. Data does not show that people who earn more money are more gainfully employed than those who earn less. A purpose derived from providing a product or service. An individual may derive purpose in life from the work that he or she completes. एक purpose होना चाहिए, एक motivation होना चाहिए कि why they are doing that work and what they will get after completing that work.
हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, कोई भी काम करते वक्त हमेशा हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. एंथुजियाज्म एंड एटीट्यूड एट वर्क, एंथुजियाज्म और एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए. इफ़ ही इज़ हैप्पी, इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, ही इज़ डेफिनेटली एंथुजियास्टिक एंड उसका एक एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है. There must be close match between an individual activities and his or her knowledge, skills and attitudes. Positive engagement and involvement. An individual must have a sufficient amount of work to complete, have the necessary knowledge and resources in order to complete the work. कोई भी काम करने के लिए उसके पास पहले से ही resources और knowledge होने चाहिए and have the opportunity to perform and grow as a result of that work. और उसके पास एक opportunity होनी चाहिए कि वो perform कर सके, better perform कर सके और grow कर सके. A sense of performing well and meeting goals. गोल्स हमारे जो होने चाहिए काफ़ी स्पेसिफिक होने चाहिए, नॉट स्पेसिफिक, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रीजनेबल एंड टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए. फ्रेंडशिप एट वर्क. Positive companionship has been proven to lead to fewer accidents, more engaged customers, increased achievement, increased job satisfaction, and increased productivity. And an environment that respects and appreciates diversity. Racial and ethnic diversity are increasingly rapidly in today's workplace. जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो होनी चाहिए और डाइवर्सिटी के साथ साथ एक एप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए रिलेटेड टू डिफरेंट people with different thinking and management approach. In order to increase diversity, managers may utilize diversity management in which they use a variety of management techniques in order to augment the positive outcomes that are linked with diversity in the workplace. So guys, this was our assignment. Thank you so much.